जो लोग वहाँ जॉब कर रहे थे वो एक नीचे काम करने वाले आदमी को कैसे इंफीरियर समझते हैं और अपने आप को कैसे सुपीरियर समझते हैं। अच्छा। ये तब से चलता आ रहा है, आज भी चलता है। मेरे को बुला लिया उन्होंने। अच्छा। बोले ये तो कहाँ से लेके आता है सामान। अच्छा। कभी वहीं से शहर से लाता हूँ। अब उन्होंने ना एक बिल पहले का निकाला। ओ अच्छा। अब जैसे मान लो कोई चीज मैं 10 रुपए की लेके आया था, तो वही चीज फैक्ट्री में पहले 20 रुपए की आ रही थी। सेम चीज कोई चीज 5 रुपए की आ रही थी तो वो फैक्ट्री में पहले 8 रुपए की आ रही थी। जैसे मंडे को आए तो मेरे को शाम को बुलाया गजेंद्र गौर ने, बोले विनोद तो कल सुबह रिजाइन करता है। अच्छा। और मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था वो। सब कुछ स्मूथ चल रहा है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जी रिजाइन कर दूं, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब उन्होंने मेरी सैलरी तो शायद वही 600-700 रुपए थी, उन्होंने मेरा बिल बना दिया लगभग 800 रुपए का। मैंने कहा जी मेरी तो इतनी सैलरी भी नहीं है। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीजें सिस्टम में चलती हैं। अब वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिला। सबसे पहली चीज तो सीखने को ये मिली कि अगर आप धंधा कर रहे हो तो आपको कम से कम 15 से 20 डिपार्टमेंट के साथ मत्था खपड़ी करनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, आप चाहे अच्छा काम कर रहे हो, चाहे बुरा कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आपको उन्होंने खींचना ही खींचना है। बंदे ने आके ना वो एक्साइज वाले को यहाँ से पकड़ा और उसको घसीट के बाहर ले आया। बोला भी मैं तेरे को इसलिए नहीं घसीट के लाया हूँ कि तू यहाँ मेरे यहाँ पे चेकिंग करने के लिए आया है। तो लाइनें याद आती हैं, जिंदगी क्या है मत पूछो, संभल गई तो तकदीर, बिखर गई तो तमाशा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज एक्सीडेंटल बिजनेसमैन, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक आम आदमी कैसे बिजनेसमैन बनता है और क्या क्या चीज़ों का सामना उसको करना पड़ता है। एक्सीडेंटल बिजनेसमैन हमारे विनोद शर्मा जी हैं और पिछले 2 एपिसोड्स आपको पसंद आए, हमें बेहद खुशी है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए विनोद सर से सवाल पूछने के लिए। हम सवाल भी पूछेंगे आपके, लेकिन आज के एपिसोड में, आज के चैप्टर में हम बात करने वाले हैं सर से कि बिजनेस की शुरुआत उनकी जब हुई उससे पहले भी इन्होंने कई जॉब्स की और वो उनकी मेन जॉब थी। काफ़ी समय उन्होंने उस जॉब में बिताया और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। विनोद सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। कैसे हैं आप? थैंक यू अंकित जी, थैंक यू। बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। अपने एक्सपीरियंस, पुरानी बातें याद आ रही हैं सर। पुरानी बातें याद आ रही है। अपने एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं तो लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं और कई लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हमारा बिजनेस फेल हो गया था, हम कैसे ज़ीरो से शुरुआत करें, नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करें। तो उस बारे में भी बात करेंगे आपसे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपकी जो पिछली जॉब्स थी, एपटेक के बाद जो आपने जॉब्स करी, उनके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, वो जो एपटेक में और जो कॉलेज में किया ना, वो तो एक स्टार्टिंग थी। आप ये लगाओ भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो बना उससे। जी। पहली जॉब मैंने की जींद में, हमारे एक इंडस्ट्रियल एरिया है जी, HSIDC का, तब वो इंडस्ट्रियल एरिया अभी स्टार्ट ही हुआ था। जींद में फर्स्ट टाइम आप लगाइए अभी इंडस्ट्री आई थी। जी। छोटी छोटी इंडस्ट्री तो पहले से भी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे एक यूनिट लगा था जो कपड़े की उसके ऊपर प्रिंटिंग करते थे वो। अच्छा। उसमें थे SM शर्मा जी थे। प्रिंटिंग 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 होती है, कपड़े के ऊपर जो प्रिंट निकालते हैं ना, उसका प्रॉपर यूनिट था, बहुत बड़ा यूनिट था वो। तो उसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब उन्होंने मेरे को दी। SM शर्मा जी हमारे GM थे, वो ही देखते थे सारा कुछ। 500 रुपया या 600 रुपया शायद उन्होंने मेरे को सैलरी दी उस टाइम, मंथली। तो हाँ जी। तो घर में 500 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम, छोटा अमाउंट नहीं था उस टाइम भी। ये 88 की बात है। अब हमने काम शुरू किया वहाँ पे, बहुत अच्छा माहौल था वहाँ। शर्मा जी भी बहुत अच्छे थे, फैक्ट्री बहुत अच्छी थी, प्रोमोटर दिल्ली के थे जो मालिक थे। मैं लगभग 4-5 महीने तक रहा वहाँ पे। काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ। इंडस्ट्री काम कैसे करती है, ऑफिशियल्स कैसे वहाँ पे आते हैं, कैसे बात करते हैं। थोड़े दिन काम करने के बाद, मतलब 4-5 महीने काम किया मैंने वहाँ पे। एक उसी इंडस्ट्रियल एरिया में एक यूनिट लगा, हरियाणा लेदर केमिकल। अच्छा। वो पिगमेंट्स बनाते हैं वो लोग लेदर के। आज भी बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट। मेरे आज भी मिलने वाले 2-3 हैं वहाँ पे। तो वो यूनिट का जब इरेक्शन स्टार्ट हुआ, मतलब फैक्ट्री तैयार हो गई तो इरेक्शन पीरियड आ गया, मशीनरी आनी स्टार्ट हो गई। तो वहाँ पे ना एक पोस्ट निकली परचेज असिस्टेंट की। ओके। अब हरियाणा लेदर केमिकल लिमिटेड, मतलब कि वो एक जॉइंट वेंचर था HSIDC का, और जो प्राइवेट प्रमोटर थे मिस्टर पंकज जैन थे मैनेजिंग डायरेक्टर उसके, उनका कुछ जॉइंट वेंचर था 50-50% का।
तो एक ये रहता था भी वो गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, ओके। कोई गवर्नमेंट में जॉब लगेगी वहाँ पे। तो मैंने शर्मा जी को बोला, मैंने कहा सर अगर मैं वहाँ अप्लाई कर दूँ आपको कोई, कहते नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको वहाँ जॉब मिलती है आप कर दो अप्लाई। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, कुछ एक दो लोग जानते भी थे, लोकल लोग थे वहाँ पे, तो मेरे को वहाँ पे परचेज असिस्टेंट की जॉब मिल गई। भैया की शादी हुई थी तब, थोड़ा ही टाइम हुआ था, तो ना प्रिया स्कूटर मिला था अच्छा। उस टाइम हाँ, भैया को। हाँ, और प्रिया, मैं आपको बताऊं, प्रिया उस टाइम ना ब्लैक में मिलता था स्कूटर ये। अच्छा। हाँ, मतलब आपको बुकिंग करानी पड़ती थी और पटियाला से जाके लेके आते थे स्कूटर। अच्छा। जींद में तो एजेंसी भी नहीं थी तो 5,500 का 6,000 का स्कूटर होता था उसमें। एक साल 2 साल की वेटिंग होती थी, और अगर नहीं निकलता था तो 12 1300 रुपये आप ब्लैक दे के वो स्कूटर लेके आते थे। अच्छा। हाँ, तो मैंने ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे ज्वाइन कर लिया तो मैं स्कूटर लेके जाता था। भैया तो एयरफोर्स में थे, स्कूटर घर पे रहता था। अच्छा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग वहाँ जॉब कर रहे थे वो एक नीचे काम करने वाले आदमी को कैसे इंफीरियर समझते हैं और अपने आप को कैसे सुपीरियर समझते हैं। अच्छा। ये तब से चलता आ रहा है, आज भी चलता है, आज भी चल। आज भी चलता है। अब मैंने ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर थे वहाँ पे गुप्ता जी, और मिस्टर नंदा थे हमारे मेंटेनेंस इंजीनियर। आज भी हम फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे कई बार कनेक्टेड है। डॉक्टर गजेंद्र गौड़ थे हमारे लैब के इंचार्ज थे वो, उनको मैंने अभी लगभग 35 साल के बाद उनका नंबर ढूंढ के मैंने कांटेक्ट किया उनसे, वो भी गाजियाबाद में रह रहे हैं। अच्छा। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, काम शुरू हो गया। लगभग हफ्ता 10 दिन 15 दिन मेरे को लगा वो सारा सिस्टम समझने में। अश्विनी शर्मा जी हमारे अकाउंट्स ऑफिसर होते थे, तो अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा मेरा वो वहाँ पे। अब परचेज असिस्टेंट की जॉब है कि आपको मटेरियल खरीदना है और मेरा काम था, क्योंकि इरेक्शन में थी फैक्ट्री, तो डेली छोटा सामान डेली परचेज होती थी। तो मेरा जो कनेक्शन रहता था मेन, वो या अकाउंट्स वालों के साथ रहता था या मेंटेनेंस के जो या लैब के जो लोग थे उन्हीं के साथ रहता था। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई ऐसा लिंक नहीं रहता था। जो गुप्ता जी थे हमारे लिए वो बहुत बड़े आदमी थे। उस टाइम इंडस्ट्री मिनिस्टर होते थे शमशेर सिंह सुरजेवाला, ये रणदीप सुरजेवाला के फादर। और जो गुप्ता जी थे वो उनके रिप्रेजेंटेटिव लगा लो आप एक तरह से, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर था उसमें, तो वो रिटायर्ड बंदा था, सुरजेवाला जी के मिलने वाला था, तो उन्होंने उसको वहाँ पे अपॉइंट किया हुआ था। अब ये मैं बता इसलिए रहा हूँ कि आगे जो एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ मुझे मिला वो एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको जी। अब एक दिन मेरे को नंदा जी ने बुला के कहा कि हमें ना प्लास्टिक के डिब्बे चाहिए, सो विनोद पता करके आओ जिनसे। तब ना कंपनी, पहले जैसे प्लास्टिक का नॉर्मल डिब्बा एक क्वालिटी का आता था, एक पर्ल पट कंपनी आई थी, नहीं पर्ल पट शायद आज भी मार्केट में अच्छा उनका होल्ड है। तो बोले भी उसी कंपनी का ही चाहिए हमें मटेरियल, क्योंकि हमें पिगमेंट डालने हैं ताकि उनका कोई रिएक्शन ना हो, वो क्वालिटी बहुत अच्छी है उसकी। 100 के करीब डिब्बे चाहिए। छोटा सा शहर है हमारा, आज भी छोटा ही है, अभी बहुत बड़ा शहर नहीं है, तब तो बहुत छोटा, मतलब गाँव की तरह ही लगा लो आप। तो मैं शाम को मैं चला गया, तो मैंने मार्केट में जाके अपने एक दोस्त से पूछा भी ये पर्ल पेट का डिब्बा कौन बेचता आपने आप? तो उन्होंने बताया, बोले पप्पू एजेंसी लेके आया है वो। अब उनको मैं जानता था, मैं घर चला गया, उनसे बात कर ली मैंने कहा भी 100 डिब्बे चाहिए। बोले कहाँ लेके जाएगा? तो मैंने बताया भी ऐसे ऐसे हरियाणा लेदर केमिकल में मेरी नौकरी लग गई। वो बहुत बड़ी बात थी, हरियाणा लेदर केमिकल में नौकरी लग गई तो बहुत बड़ी नौकरी लग गई आपकी। तो बोला दे दूंगा मैं आपको। तो बोला लेकिन पेमेंट का कैसे रहेगा? मैं कहा पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं, फैक्ट्री का काम है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने जो उसको साइज वाइज दिए, उसने चेक किए, बोला ठीक है कल शाम को आप ले जाना आके। तो बिल उसने मेरे को बना के दे दिया, मैंने जाके दे दिया फैक्ट्री में। बोले ठीक है अभी ले आना, आप ले आओ और आपको पेमेंट कर देंगे। उन्होंने ठीक। मैं अगले दिन सुबह सुबह गया, स्कूटर के पीछे बांध के ले आया मैं। अच्छा। अब मैं लेके आ गया, तो मैं जब लेके आया तो मुझे नंदा जी बोलते हैं अरे स्कूटर पे बांध के लाया विनोद, रिक्शा में क्यों नहीं रख के लाया? मैंने कहा जी रिक्शा वाला इतने पैसे मांग रहा था, मैंने कहा स्कूटर पे बांध के ले चलता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? बोले नहीं आगे से भी चीज लाओ तो फैक्ट्री ने पेमेंट करनी होती है, आप
वो कोई नहीं जी, आगे से ले आएंगे। लगभग 3-4-5 दिन के बाद उन्होंने ना मेरे को बोला कि स्टेशनरी का सामान लेके आना है। अब फैक्ट्री में पॉलिटिक्स क्या चल रही है वो मुझे नहीं पता है उस चीज का। उन्होंने स्टेशनरी की एक लिस्ट दी मुझे, बोले ये ले आओ। तो वहाँ पे हमारे फेयर स्टेशनरी के नाम से शॉप थी जी, में अच्छा मतलब स्टेशनरी का काम था उनका। तो मैं लिस्ट ले गया उनके पास, उन्होंने देखी लिस्ट, काफ़ी सारा सामान था, लगभग 4,000 रुपये का सामान था। बोले भी कहाँ लेके जाना है ये? चांस की बात है कि मैंने उनको नहीं बताया कि मैंने कहाँ लेके जाना। मैंने कहा मैंने किसी ने मंगवाया है मेरे से। मैं कहा आप रेट लिस्ट दे दो तो मैं कल आके ले जाऊंगा फिर। बोले भी हमें ना पैसे पहले चाहिएंगे, हम इसकी उधार नहीं करेंगे अगर किसी फैक्ट्री वाले का सामान है तो। मैंने कहा ठीक है, मैं बता दूंगा उनको जाके। मैंने लिस्ट दे दी उनको जाके, उन्होंने रेट वेट देखे जो भी थे, 3,500 या 4,000 रुपये जो मैंने कहा अभी वो बोल रहा है मैं कैश लूंगा पेमेंट में, वैसे सामान नहीं दूंगा। बोले कोई बात नहीं ले जाना। मैं पैसे लेके चला गया अगले दिन, सामान लिया मैंने, वो स्कूटर पे रख के मैं ले आया। अब ये चीज़ें 3-4-5 दिन छोटी छोटी कभी उन्होंने मेरे से नट बोल्ट मंगवा लिया, कभी कुछ मंगवा लिया। वो एक इरेक्शन पीरियड था तो चलता रहा। अब एक दिन ना जो स्टेशनरी वाला जो बिल था वो जब क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया, सामान आ गया, तो शाम को 4-4:30 बजे के करीब नंदा जी, गौड़ साहब, शर्मा, अश्विनी, मेरे को बुला लिया उन्होंने। अच्छा। बोले ये तो कहाँ से लेके आता है सामान? अच्छा। कभी वहीं से शहर से लाता हूँ। बोले जो स्टेशनरी वाला सामान है ये तो फेयर वाले से ही लाया है। मैं कहा फेयर वाले से ही लाया हूँ। अब उन्होंने ना एक बिल पहले का निकाला। अच्छा। अब जैसे मान लो कोई चीज मैं 10 रुपए की लेके आया था तो वही चीज फैक्ट्री में पहले 20 रुपए की आ रही थी। अच्छा। सेम चीज कोई चीज 5 रुपए की आ रही थी तो वो फैक्ट्री में पहले 8 रुपए की आ रही थी। तब मेरे को पता चला कि मेरे से पहले जो परचेज थी वो गुप्ता जी करते थे, वही सामान लेके आते थे। अब इन सब बातों को ना लगभग 2-2.5-3 महीने हो गए। अच्छा। ये चलते अब अंदर क्या चल रहा है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि गुप्ता जी जो है ना वो मतलब मेरे साथ उनका बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं है। वो बहाने ढूंढते हैं भी किसी तरह से इसको टारगेट किया जाए। तो मैंने एक दिन पूछा नंदा जी को, मैं कहा सर मेरे को ना कुछ गड़बड़ लगती है यार। बोले भाई ऐसा है, पहले परचेज करता था गुप्ता। ओ अच्छा। सारी अब परचेज तू करने लग गया तो वो हमारे से भी पूछ रहा है कि आप परचेज इससे क्यों करवाते हो, मेरे से क्यों नहीं करवाते हो। हम उसको ये तो बोल नहीं सकते भी तू 2 रुपए वाली चीज 4 रुपए की लगा रहा है फैक्ट्री वालों को, क्योंकि ये इंडस्ट्री मिनिस्टर का बंदा है, इसको कुछ बोल तो सकते नहीं हम। हमने अभी बहुत काम करवाने हैं, फैक्ट्री अभी प्रोडक्शन में आनी है तो बहुत लाइसेंसेज लेने हैं, ये वो मतलब बहुत कुछ था ऐसा। अभी ये 2 ही दिन हुए थे मेरी बात हुए तो मेरे को एक दिन एमडी साहब आए तो मीटिंग होती थी इन सब लोगों की, तो हफ्ते 10 दिन में एक बार आते थे, वो अम्बाला से आते थे। जैसे मंडे को आए तो मेरे को शाम को बुलाया गजेंद्र गौड़ ने, बोले विनोद तो कल सुबह रिजाइन करते हैं। अच्छा। अब मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था वो। सब कुछ स्मूथ चल रहा है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जी रिजाइन कर दूं, मतलब मैं समझा नहीं। बोले ऐसा है, आज हमारी मीटिंग थी और मीटिंग में गुप्ता जी ने एमडी साहब को बोल दिया है कि फैक्ट्री में या तो विनोद शर्मा रहेगा और या मैं रहूंगा। अब आपने दोनों में से किसको रखना है आप देख लो आप। तो बोले नेचुरल सी बात है कि एमडी आपको तो रखेगा नहीं, उसको तो गुप्ता से बहुत काम करवाने हैं। तो इससे पहले कि वो तेरे को निकाले तो रिजाइन कर दे, मतलब हम नहीं चाहते, मैं तेरे को जॉब तेरी लगवा दूंगा, मैं कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यही जींद में ही लगवा दूंगा, उस चीज़ की टेंशन मत ले। तो ठीक है जी। मैं अगले दिन सुबह सुबह आया, मैंने रिजाइन लिख के दे दी। अब बाकी सबको तो पता था, गुप्ता जी के लिए थोड़ा सा मतलब एक शौक था। उनको तो ये था भी मैं 4 आदमियों के सामने इसको बोलूंगा, थोड़ा इसको इसकी बेइज्जती करूंगा, तब इसको निकालूंगा फैक्ट्री से। चलो जी, हिसाब किताब हो गया। तो नेक्स्ट डे ही मेरे को उन्होंने एक आरपी हाइड्रो ऑयल्स लिमिटेड फैक्ट्री थी हमारे यहाँ पे, घर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर, रामराय गांव है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने बात की और मेरी वहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब लग गई। मुझे थोड़े बहुत पैसे भी ज़्यादा मिले। रिफाइंड ऑयल बनाते थे।
अब हरियाणा लेदर केमिकल का एक मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको, मैं भूल गया सुनाना। फैक्ट्री जब इरेक्शन में थी तो एक बार ना एक फ्लैंज खराब हो गया फैक्ट्री का। फ्लैंज होता है जैसे दो पाइपों को हम जोड़ते हैं ना, तो बीच में एक गोल गोल सा होता है जिसमें होल होते हैं, वो ज्वाइंट करने के लिए उसको फ्लैंज बोलते हैं। और वो ना बहुत हैवी थे वो फ्लैंज, मतलब लगभग 40 किलो के लगभग का वजन होगा उनका। तो मेरे को नंदा जी बोले, विनोद ये ना दिल्ली से चेंज करवा के लाने हैं, ये खराब आ गए। मैंने कहा ठीक है जी। अब वो रखे थे, वो रख गए मेरे पास। मैं शाम को स्कूटर पे रख के ले आया। मैंने उनसे ज़्यादा ही पूछा ही नहीं भी कैसे, तो मुझे तो भी दिल्ली से चेंज करवा के लाने हैं। पहले भी कुछ सामान ऐसे आता था, लेकिन पहले मैं कभी गया नहीं था दिल्ली। मैंने वहीं से एड्रेस ले लिया फैक्ट्री से, नंदा जी से कोई बात की नहीं, और मैं सुबह सुबह पैसेंजर ट्रेन में बैठा और वो फ्लैंज लेके और दिल्ली पहुंच गया। अच्छा। हाँ, रिक्शा में रखे मैंने, वहाँ से घर से पैसेंजर ट्रेन चलती थी हमारे वहाँ से, स्टेशन से मैंने बस पकड़ी और मैं बीकाजी गामा पैलेस पहुंच गया। बीकाजी गामा पैलेस हमारा ऑफिस था कंपनी का, दिल्ली में। गुप्ता जी हमारे परचेज अफसर होते थे। मैंने फ्लैंज उठाए, कंधे पे रखे और मैं बीकाजी गामा पैलेस वहाँ पहुंच गया। नीचे बस में से उतर के अब एड्रेस मैंने उसको, नीचे लिफ्ट के साथ एक बंदा बैठा था, मैंने उसको कहा भी सीढ़ियाँ किधर से हैं। बोला भी कहाँ जाना आपने? तो मैंने बताया भी ऐसे ऐसे हरियाणा लेदर केमिकल का ऑफिस है, ये 5वें फ्लोर। तो बोले भाई सीढ़ियों से क्यों जाएगा, तू लिफ्ट से जा। तब मैं लाइफ में पहली बार लिफ्ट में बैठा। अच्छा। लिफ्ट मैंने पहली बार देखी तो वो मेरे को ऊपर 5वें फ्लोर पे छोड़ के आ गया। मैंने फ्लैंज बाहर रखे ऑफिस के और रिसेप्शन पे जाके मैंने बोला जी गुप्ता से मिलना है। बोले कहाँ से आए? तो मैंने कहा जींद से आया, फैक्ट्री से आया मकान। तो उन्होंने जाके गुप्ता से मिलवा दिया। तो मैं गया था, बोले भाई तू कैसे आया यहाँ पे? चल मिलने की इच्छा तो थी मेरी, तू अफसर तो मैं हूँ तेरा, टेक्निकली तो मैं परचेज अफसर हूँ, तो परचेज असिस्टेंट है। तो उनको पहले तो मेरे को मिलवाना चाहिए था, लेकिन चलो आज मुलाकात हो रही है हमारी। मतलब 4-5 महीने हो गए थे इन बातों को। तो मैंने कहा सर वो फ्लैंज चेंज करने, तो बोले तो अभी तो कल ही तो बुक कराए होंगे, तो आज ही तो पहुंचेंगे यहाँ पे। मैंने कहा जी वो तो मैं लेके आया हूँ। बोले लेके आया मतलब समझा नहीं मैं कहा जी फ्लैंज लेके आया हूँ साथ। बोले कहाँ है? मैं कहा जी बाहर रखे हैं ऑफिस के। तो बोले कैसे लेके आया? मैं कहा जी उठा के ले आया मैं। अब वो 40 किलो वजन था, उनके लिए ये सोचना भी मुश्किल है कि ऐसे उठा के ले आएगा कोई आदमी 40 किलो वजन। बोले यार वजन उठा के ले आया तो नंदा जी ने तेरे को कहा नहीं बुक कराने के लिए? मैंने कहा जी मैंने तो पूछा ही नहीं। मैंने तो वहाँ मेंटेनेंस वालों से पूछा, वो बोले ये दिल्ली में ये ऑफिस है, यहाँ से चेंज होने हैं, तो मुझे क्या पता बुक करवाना है। उन्होंने नंदा जी को फोन किया, भाई नंदा जी बंदे को यार 40 किलो वजन दे के आपने भेज दिया यार, ये क्या? बोले हम सुबह से ढूंढ रहे हैं कि विनोद शर्मा आज आया क्यों नहीं ऑफिस, हमें पता ही नहीं है दिल्ली चला गया। तो मेरे को बोले चल भैया वैसे है, वैसे तो स्कूटर पे मैं जाता, मतलब फ्लैंज लेके नहीं जाता, मैं तो ऑटो में बैठ के जाता यहाँ से। अब तू जीन्स से लेके आया 40 किलो वजन, और मैं यहाँ दिल्ली आके तेरे को कहूँ भी ऑटो में चलेंगे, चल आज तेरे साथ मैं स्कूटर पे ही चलता हूँ। तो वो अपने स्कूटर पे रख के ले गए हौस खास लेके, वहाँ उन्होंने फ्लैंज वैन चेंज करवाए, बुकिंग करा दी, वहाँ से ट्रांसपोर्ट में। मेरे को बोले अब एक चीज़ और बताता हूँ तेरे को मैं, अब तू वहाँ जाएगा ना, तू ये नहीं कहेगा अभी मैं ट्रेन से बस में बैठ के आया और फिर मैं बीकाजी गामा पैलेस से वहाँ बस में बैठ के गया। अब तूने वहाँ पे जाके बिल बनवाना है कि मैं स्टेशन से ऑफिस तक ऑटो में गया। अच्छा। मतलब उन्होंने मेरी सैलरी तो शायद वही 600-700 रुपये थी, उन्होंने मेरा बिल बना दिया लगभग 800 रुपये का। खाने के इतने, ऑटो के इतने, रिक्शा के इतने। मैंने कहा जी मेरी तो इतनी सैलरी भी नहीं है। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीजें सिस्टम में आती हैं, सिस्टम में चलती हैं, अभी भी चल रही हैं, अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। बिलिंग का खेल हमें नहीं पता था ये सब कुछ चलता है। मैं गया अश्विनी शर्मा को मैंने बिल दिया, बोला मेरे को बहुत खुशी हो रही है विनोद, कम से कम तू किसी से तो सीख के आया कुछ। बोला स्कूटर पे बांध के ले आता है डिब्बे, स्कूटर पे रख के ले आता है सामान। अब हमारी तो हिम्मत भी नहीं होती थी इधर को कहें कि हम तो 50 रुपए का रिक्शा का बिल ले ले, क्यों हमें पता है तू फौजी का लड़का, पता नहीं हमें ही डांटने लग जाए। तो मतलब ये सब चीजें सिस्टम में चलती हैं। अब
अब इनका क्या आगे क्या कह सकते हैं, मतलब आज भी चलती होंगी, चलती हैं, चलती हैं, बिल्कुल चलती और हैं, बड़े लेवल पे चलती होंगी। बड़े लेवल पे चलती हैं। अब हमने आरपी हाइड्रो ज्वाइन कर ली थी वहाँ पे। जी। कृष्णा मूर्ति मेरे अकाउंट्स अफसर होते थे वहाँ पे, बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी हमारी। वहाँ रहा मैं लगभग 1.5 साल तक मैंने जॉब की वहाँ। अब वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिला हमें। सबसे पहली चीज तो सीखने को ये मिली कि अगर आप धंधा कर रहे हो तो आपको कम से कम 15 से 20 डिपार्टमेंट के साथ मत्था खपड़ी करनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, आप चाहे अच्छा काम कर रहे हो, चाहे बुरा कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आपको उन्होंने खींचना ही खींचना है। कभी आपके पास लेबर डिपार्टमेंट वाला आ रहा है, कभी आपके पास एक्साइज वाला आ रहा है। एक चीज हमने सीखी वहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा किस्सा। प्रदीप टंडन हमारे एमडी होते थे, पंजाब से आते थे, जालंधर से। अनाज मंडी में उनका काम था गुड़ का, और ये यूनिट उन्होंने खरीदा था किसी गोयल साहब से। राम प्रताप हाइड्रो पूरा नाम था। अम्बाला में बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन आरपी हाइड्रो वाले बेच गए प्रदीप टंडन जी को, और कपूर साहब थे। एक दिन प्रदीप जी आए हुए थे जालंधर से, घर पे थे वो। एक एक्साइज अफसर आ गए। अच्छा। वो तो जैसे अटैक करते हैं ऐसे करते हैं ना वो लोग, ये ऑफिस वाले जो होते हैं ना, ये जो अफसर लोग आते हैं जब छापा मारने के लिए, तो ये ऐसे आते हैं जैसे आर्मी अटैक करती है, ऐसे अटैक करते हैं। मतलब मैंने एक बार नहीं, मैंने 2-3 बार ये चीजें देख ली, मेरे साथ भी हो गया एक बार तो। अब वो आए जी, एक बंदा और था उनके साथ, एकदम आए अंदर से, किताबें दिखाओ, अकाउंट्स दिखाओ, और वो जाके ना ऑफिस में जो हमारे एमडी साहब की चेयर थी उसके ऊपर बैठ के, और उनके ड्रॉर वॉर उन्होंने खोलने शुरू कर दिए। 2 ही लोग थे। अब हम तो चुपचाप खड़े हैं जी, ये कागज लेके आओ, ये कागज लेके आओ, ये कागज लेके आओ। अब बाहर से गेट वाले, सिक्योरिटी वाले ने टंडन साहब को फोन कर दिया, भाई ऐसे ऐसे एक्साइज वाले आ गए हैं जी। उन्होंने गाड़ी उठाई, और वो मतलब हार्डली 15 मिनट लगे होंगे, छोटा सा शहर है हमारा, 15 मिनट में वो पहुंच गए। अब जब वो आए तो वो बंदा उनकी कुर्सी पे बैठा था। अच्छा। वो तो ड्रॉर चेक कर रहा था ना, पेपर निकाल रहा था क्या कुछ पड़ा है। आप बिलीव नहीं करोगे, बंदे ने आके ना वो एक्साइज वाले को यहाँ से पकड़ा, ओहो, और उसको घसीट के बाहर ले आया। बोला भी मैं तेरे को इसलिए नहीं घसीट के लाया हूँ कि तू यहाँ मेरे यहाँ पे चेकिंग करने के लिए आया है, तू 100 बार वेलकम है तेरा, तू चेक कर मेरे कागज आके, तू फाइन लगा, कुछ भी कर। तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरी कुर्सी पे बैठने की? तेरे को पता है कितनी मेहनत से मैंने ये कुर्सी बनाई है? तू नौकर आदमी है, तू गवर्नमेंट का नौकर है। ये कुर्सी पता नहीं, मैंने 40 साल बिजनेस किया तब कहीं जाके मेरे को ये कुर्सी मिली है, और तू आके इस कुर्सी के ऊपर बैठ गया। मैं तेरे को इसलिए, अब मैं वो एक्सपीरियंस का आपको मैं बताता हूँ। अब हम कहीं भी जाते हैं, अगर हम किसी दोस्त के यहाँ भी जाते हैं ना, तो हिम्मत नहीं होती कि हम उसकी कुर्सी के ऊपर बैठ जाएं। एग्जैक्टली। क्योंकि वो उसने अपनी बहुत मेहनत से वो कुर्सी बनाई होती है, और हम जाके भड़ाक से बैठ जाते हैं उसमें। बहुत मेहनत होती है उसके पीछे, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन है, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन भी हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत कुछ हमें, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। 1.5 साल तक मैं रहा वहाँ पे। वहाँ काम करने के बाद फिर दिमाग में आया कि अब यार नौकरी, ये प्राइवेट नौकरी तो जिंदगी भर तो नहीं की जाएगी, कर नहीं सकते इसको। तब से सोचना शुरू किया कि कुछ अपना किया जाए, कुछ अपना करेंगे। अब करेंगे क्या, वो दिमाग में सोचने वाली बातें थी, भी क्या करना है, कैसे करना है, क्या काम करेंगे। तब बिल्कुल ब्लैंक थे, कुछ नहीं सोचा था क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं, बिजनेस के बारे में तो मतलब ऐसे तो उस टाइम सोचा ही नहीं था ना, यही दिमाग में रहता था भी नौकरी करनी है। अब नौकरी करनी है, लेकिन ये भी था भी नौकरी इस तरह की करनी, ऐसी नहीं करनी जैसी नौकरी हम कर रहे हैं। उसके बाद फिर दिमाग में मतलब सोचना शुरू कर दिया कि अब कुछ करना है। फिर उस पर एक होमवर्क स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा। ठीक है। हाँ, तो सर जॉब्स हो गई आपकी, उसके बाद आपने सोचा कि अब प्राइवेट जॉब नहीं होगी, अब अपना कुछ करते हैं। लेकिन उस वक्त भी आप ने कहा कि आपको कुछ ज़्यादा नहीं मालूम था बिजनेस के बारे में, क्योंकि बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था आपका। उस वक्त भी आप ब्लैंक थे। तो क्या मन में आया आपकी भाई बिजनेस ऐसे स्टार्ट करना है? और क्या बिजनेस करने के लिए कुछ सर्विस के एक्सपीरियंसेस लेना भी ज़रूरी है? और आपको क्या फ़ायदा मिला सर्विस करने का?
देखिए, ये तो मैं आपको बात बताऊं, अगर आपके बिजनेस की बैकग्राउंड नहीं है ना परिवार की, तो आपको 1-2 साल नौकरी तो जरूर करनी चाहिए। अच्छा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको डिपार्टमेंट्स के साथ डील कैसे करना है, आपको जो आपके बिजनेस के लोग हैं उनको आपने कैसे बात करनी है, वो सब कुछ बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। अब ये दिमाग में बातें भी क्यों आई, मैं उसका भी एक रीजन बताता हूँ। जिस लड़के से मैं पल पट के डिब्बे लेके आया जी में, वो पहले जॉब करता था। अच्छा। छोटी सी नौकरी थी उसकी। अच्छा, वहीं पलपेट में ही जॉब करता था? हाँ, नहीं वो मतलब वैसे ही किसी फील्ड में जॉब करता था, वो मार्केटिंग का बंदा था बेसिकली। अब वो छोड़ के और उसने अपना काम शुरू किया और वो ठीक ठाक काम कर रहा और घर से ही कर रहा था काम। अच्छा। कोई उसने दुकान नहीं की हुई थी, लेकिन ठीक है, उसके परिवार से एक मतलब एक फैमिली से एक बैकग्राउंड थी उसकी बिजनेस वाली, तो वो एक उसको प्लस पॉइंट था। फिर शर्मा जी थे जो पहले मैंने जॉब की प्रिंटिंग वाले, उसमें फैक्ट्री का नाम मेरे दिमाग से ना बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। उन्होंने वो जॉब छोड़ के उसी इंडस्ट्रियल एरिया में उन्होंने अपना यूनिट लगा लिया था। हालांकि वो तो बहुत बड़े लेवल का था और वो इंजीनियर थे, तो उनको एक्सपीरियंस भी था हर एक चीज़ का उन्होंने लगाया। एक हरियाणा लेदर केमिकल में लड़का था हमारे साथ, उसने नौकरी छोड़ के अपना काम शुरू किया, वो भी ठीक ठाक कर रहा था। आरपी हाइड्रो में था एक लड़का मेरे साथ सीतापुर का, वो लैब इंचार्ज था हमारा। लगभग 1.25 साल हम लोग इकट्ठे काम किया हमने। उसने भी ये सोचना शुरू किया कि मैं अपनी लैब लगाऊंगा और छोटे लेवल की लैब लगाऊंगा और वहीं लगाऊंगा सीतापुर अपने घर में ही। तो जब ये बातें सब मैं देखता था ना, तो मुझे भी लगता था, मैंने कहा यार कुछ जरूरी थोड़ी अब बड़े लेवल का काम करना है, छोटे लेवल पे भी किया जा सकता है। बस प्रॉब्लम यही थी कि फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी कहाँ से मिलेगी, एक वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि घर का तो सिस्टम हमें तो पता था भी कितने पैसे घर वाले दे सकते हैं, और बिजनेस आपने करना है तो आपके पास जगह भी होनी चाहिए, आपके पास दुकान भी होनी चाहिए, आपके पास कोई कमर्शियल सिस्टम भी होना चाहिए, और ऐसा तो कुछ था नहीं हमारे पास। तो वो सब चीज़ें सोच के लगा भी छोटे लेवल पे शुरू कर लेंगे। तो बात करनी शुरू भी की दोस्तों से। अब जैसे खुराना था, वो जॉब करता था पंजाब नेशनल बैंक में दिल्ली में, मतलब बार बार मैं उसका नाम इसलिए लेता हूँ कि मेन कनेक्शन मेरा उसी के साथ ही रहता था, बिल्कुल घरेलू रिलेशन थे हमारे, और वो ही गाइड करता था। कैसे वो तो बल्कि बोलता था कि दिल्ली आ जा, मैं बोल देता मैं दिल्ली नहीं आना मैंने। तो वो भी साइड में बिजनेस करता था। अच्छा। हाँ, उसने सैनिटरी पेंट की दुकान खोली अपने कजन ब्रदर के साथ में प्रॉपर्टी का भी काम किया। तो वो साइड में मतलब जॉब तो कर ही रहे थे साइड में, लेकिन उसका तो अपना बिजनेस बैकग्राउंड, बहुत बड़े लेवल के बिजनेस बैकग्राउंड, गोवाना में बहुत बड़ा यूनिट था उनका। लेकिन आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सीखने को बहुत कुछ मिलता है। देखिए, अगर आपके परिवार वाले बिजनेस कर रहे हैं फिर तो आपको एक हेरिडिटरी मिलती है, वो चीजें आप सीख जाते हो। लेकिन अगर आपके परिवार में कोई बिजनेस नहीं कर रहा है तो आपको जॉब जरूर करनी चाहिए। पहले जॉब जरूर करनी चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डिपार्टमेंट बहुत हैं। अच्छा। हाँ, बहुत डिपार्टमेंट है। मतलब आप ये लगाओ कि अगर किसी आदमी को बिजनेस करना है ना, तो मेरे हिसाब से तो ना एक कोर्स भी होना चाहिए कि तेरे को कौन कौन से डिपार्टमेंट के साथ जाके मत्था खपची करनी, डील करनी है आपको, है ना। हाँ, इतने डिपार्टमेंट है, मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा। ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमी है। तो सिस्टम ऐसा हो चुका है कि हर डिपार्टमेंट से डील करनी पड़ती है आपको बिजनेस आपका चलाने के लिए, और वहां भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है सर। थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि क्या? जैसे कि देखिए, अब मान लो मैंने बिजनेस कर लिया, अब कानून में क्या लिखा है वो तो नहीं पता, कानून तो नहीं पढ़ सकते ना आप सारे। अब मान लो आपने करियाना की दुकान ही खोल ली, अब करियाना की दुकान में फूड सेफ्टी के क्या मेजर हैं आपको तो नहीं पता। आप तो किसी से माल खरीद रहे हो, आप किसी से सामान खरीद रहे हो पैक्ड। अब एक कोई भी फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर आया और उसने आपकी दुकान पे छापा मार दिया और उसने पैकेट खोला और अब वो पैकेट उसमें सामान खराब आया हुआ है। आपकी इंटेंशन नहीं है कि वो सामान खराब आपने खरीदा है, लेकिन सप्लाई करने वाले ने आपको दे दिया सामान गलत, एक्शन उस पे भी होगा, लेकिन कल्प्रिट तो आप भी होगे कि आप बेच रहे हो, जबकि आपको उस चीज के बारे में पता नहीं है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा बहुत कुछ है और एक डिपार्टमेंट नहीं है, पता ही नहीं किस किस से आप, कोई पीएफ डिपार्टमेंट है, कोई ईएसआई डिपार्टमेंट है, कोई
सेल टैक्स वाला है, कोई जीएसटी तो क्या वाला हर है। डिपार्टमेंट में सेटिंग हो जाती है क्या? सारे करते हैं, हमारा देश ही सेटिंग से चल रहा है। अच्छा, आपको तो लगभग 20 साल हो गए बिजनेस करते हो, 25 साल ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गए। तो आपने बहुत सारे महकमों से जो है आपका पाला पड़ा होगा। हाँ। तो हर अब तो खुल के बातें हो जाती अब तो हैं। खुल के बात, अब हर डिपार्टमेंट में चलता है। हर डिपार्टमेंट में हर लेवल पे चलता है। खाली डिपार्टमेंट में ये नहीं कि नीचे के लेवल पे आपने बात करनी है, आप किसी भी लेवल पे खुल के बात कर लो भाई। अच्छा, हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले हिचक होती थी। 5-10% लोग होते हैं जो मतलब हो सकता है आपको बोलते हैं अरे तू ऐसे बात कर रहा है मेरे साथ, नहीं तो वो तो बड़े खुश हो जाते हैं यार, बड़ा अच्छा है यार, तो बंदा खुल के बात कर रहा है। खुल के पहले हिचक होती थी, अब तो खैर इतना एक्सपीरियंस हो गया। पहले लगता था कि यार यहाँ भी सेटिंग का खेल है, यहाँ भी सेटिंग का खेल है, यहाँ भी पैसे खिलाने पड़ेंगे, यहाँ भी पैसे खिलाने पड़ेंगे। हाँ, शुरू में तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको आने वाले एपिसोड्स में। हाँ, आपको किस्से बताऊंगा, वो मैं बहुत किस्से हुए मेरे साथ। हाँ, तो आने वाले एपिसोड्स में हम बताएंगे कि बिजनेस तो आपने चेंज किए ही, बिजनेस नहीं चलने का रीजन भी बताएंगे, लेकिन ये भी बताएंगे कि क्या क्या सेटिंग हुई, कैसी सेटिंग हुई बीच में। भाई अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, हाँ, आप, मैं कह रहा हूँ चाहे आप रेडी लगा रहे हो, वहां पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कोई भरोसा नहीं है कि किस लेवल का अफसर रेडी पे भी आके आपको धमका दे। जरूरी नहीं है कि कोई एक छोटे लेवल का आदमी आपके पास आ रहा है। मतलब हमारा तो सिस्टम ऐसा हो गया कि कोई बड़ा अफसर भी आके आपको वहां पे पता नहीं क्या आके बोल के चला जाए। एक ऐसा किस्सा आपने मुझे सुनाया था जब आपने कार्ट लगाए थे, अपने अपना खाने का बिजनेस स्टार्ट किया था। हाँ जी, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे आगे। बहुत सारे किस्से हैं, कहानियां हैं, और एक्सपीरियंस से ही आदमी जो है वो सीखता है, आगे बढ़ता है। हमारा मकसद ये है एक्सीडेंटल बिजनेसमैन आपको दिखाने का कि विनोद शर्मा जी की जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो बहुत रहे हैं। लगभग 13 बिजनेस नहीं चले, 14वां बिजनेस चला, वो ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन मकसद सिर्फ आपको समझाने का ये कि हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहना है। आने वाले एपिसोड्स में सर आप क्या बताने वाले, जल्दी से बता दीजिए। आने वाले एपिसोड में शुरू करेंगे बिजनेस शुरू करेंगे। हाँ, कैसे पहला बिजनेस शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है आगे बढ़ते गए, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो जारी रखी। बिजनेस जो है लास्ट वाला कैसे चला, सारी बातें होंगी। और आपके कुछ कमेंट्स हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो हमें कमेंट्स पर ज़रूर बताइए, आपके सवालों के जवाब हम देंगे। और अगर आपने अभी तक एक्सीडेंटल बिजनेस के पहले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके एक्सीडेंटल बिजनेसमैन को देखिए। और आने वाले एपिसोड में काफ़ी कुछ है आपके लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। बाय।